आज आप सब लोगों के बीच में मुखातिब हूँ। पिछले 3-4 महीनों से जब से हमारी माननीय विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत जी का 9 जुलाई को जो है देहावसान हुआ, क्योंकि उनके साथ विगत 3 दशक से मेरा पारिवारिक ताल्लुकात थे। उनके सामाजिक, उनके राजनीतिक, उनके आर्थिक, उनके पारिवारिक, लगभग सभी मोर्चों पर हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। ये बात तो क्षेत्र में सर्वविदित है कि स्वर्गीय शैला रानी जी के साए की तरह हम उनके साथ चले, उनके धर्मपुत्र की तरह हमेशा उनके साथ रहे। सर्वप्रथम जो है, मैं तो प्यार से उन्हें मम्मा कहा करता था। आज मैं उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बाबा केदार की इस धरती पर आप लोगों के बीच में आज जो कुछ बोल रहा हूं, ये समझिएगा कि मैं बाबा केदार, मां भगवती काली, अपने इष्ट भैरवनाथ एवं मेरे लिए हमेशा यादों में सबसे ऊपर रहने वाली स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत जी के संज्ञान को लेकर बोल रहा हूं, उनके प्रतिज्ञान को लेकर बोल रहा हूं, उनकी शपथ को लेकर बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं देख रहा हूं कि जब से मामा का देहावसान हुआ, निश्चित रूप से मीडिया हाउस में तमाम लोगों में यह चर्चा रहती है कि उनकी बीमारी के कारण क्या थे, उनका देहांत किन परिस्थितियों में हो गया। कोई लिखता है कि 2017 में वो गिर पड़ी, तब उनको जो है बीमारी हो गई, कोई कुछ लिखता है, कोई लिखता है किडनी की बीमारी हो गई। तो मैं सबसे पहले उनका एक जो इतिहास बीमारी का रहा, जो उनके परिवार के संज्ञान तक में भी नहीं है, क्योंकि हमेशा उनके बुरे दौर में, उनकी बीमारी के दौर में मैं ही उनके साथ रहा। यह फरवरी 2014 का महीना था। मैं आप लोगों का केवल संक्षिप्त शब्दों में जो है पूरा इतिहास ही बता दूंगा। फरवरी 2014 का महीना था। केदार आपदा के बाद जब मम्मा त्रिभुवन नारायण गई थी, वहां बर्फ में फिसलने की वजह से उनके कूल्हे के पास एक जगह पर खून ब्लॉक हो गया था। हमने मैक्स हॉस्पिटल में, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में एवं चंडीगढ़ में पीजीआई उनकी एमआरआई, उनके पीएनईटी टेस्ट और उनकी एफएनएसी करवाई, जिसमें उस समय के तत्कालीन डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि उनके वेजाइनल वॉल्ट में थोड़े सस्पिशियस लिम्फ नोड दिखाई दे रहे हैं, जो शायद कैंसर हो सकते हैं। मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा, जो शायद कैंसर हो सकते हैं। अगर कभी ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति होगी तो डॉक्टर द्वारा हमें बताया गया कि आप जो है हमारे पास आइएगा। इसके बाद हम नियमित तौर पर जो है चंडीगढ़ पीजीआई में अपने को दिखाते रहे। पिछले 10-15-20 सालों से मम्मा जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब बीमारियों से पीड़ित थी। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं, शेरनी थी, शैलपुत्री थी। अब शैलपुत्री पे ध्यान आया कि आज से जुम्मा 22 या 23 साल पहले, जब माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो स्वर्गीय हमारे बीच में हमेशा श्रद्धापूर्वक हम उन्हें देखते हैं, उनके यहाँ हमारा आना जाना हुआ करता था, तो तिवारी जी दूर से देख के पुकारते थे, अरे भाई शैलपुत्री आ गई, अरे भाई शैलपुत्री आ गई। मैं भी युवा था, तो मुझे तब पता चला कि शैला रानी रावत जो है शैलपुत्री के रूप में जानी जाती हैं। धीरे धीरे यह नाम उन्हें विजय बहुगुणा जी और फिर हरीश रावत ने भी धीरे धीरे यही सब कहना शुरू कर दिया। 2016 में एक ऐसा दौर आया जब आपदा के कई कार्यों को करने के बावजूद स्वर्गीय शैला जी को, उनके साथ मुझे इस तरह से लगा कि शायद हमारे कई काम इस तरह से अधूरे रह जाएंगे अगर हम इसी गति से चलते रहे। हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा, केदारनाथ का विकास नहीं हो पाएगा। तो उन सब परिस्थितियों को लेते हुए
हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के हम कृतार्थ हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2017 में टिकट दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ परिस्थितियां बनी होंगी, शायद हमारे कोशिशों में कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि हमारे हारने के साथ साथ तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी भी चुनाव हार गए थे। तो हो सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों की वजह से हम चुनाव हार गए हों, इसका हमें हमेशा अफसोस रहेगा। 2017 में चुनाव होने के उपरांत 6 मार्च को जब ममा द्वारा मुझे बताया गया कि मुझे पेट के पास एक गिल्टी का अनुभव हो रहा है, तो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके आहूजा उनका एक टेस्ट करवाया, FNAC टेस्ट। उस FNAC टेस्ट में डॉक्टर के द्वारा मुझे शाम को ये बताया गया कि शायद ये न्यूप्लास्टिक सेल ट्यूमर है, जो कि कैंसर का स्वरूप है। 6 मार्च को ये सुनने के बाद मैंने ममा को जब ये चीज बताई, तो हम दोनों लोगों का उत्साह तो 12 तारीख की काउंटिंग को लेकर वैसे ही उतर चुका था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए तो स्वर्गीय शैला रानी जी का जीवन एक वरदान की तरह था। 12 तारीख काउंटिंग हुई, हम चुनाव हार गए। मैं उन्हें लेके दिल्ली चल पड़ा। मेदांता में उनके टेस्ट कराए गए। डॉक्टरों ने सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, एक लंबा प्रोसेस बना के 1.5 साल तक हम मेदांता में अपना इलाज कराते रहे। मेदांता में इलाज कराने के दौरान 2018 मार्च में कीमोथेरेपी की दवाइयों की वजह से उनकी किडनियों पर असर आया। उनकी किडनियों पर असर आने के उपरांत उसी समय दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और वो आईसीयू और वेंटिलेटर में रहने के पश्चात उनका देहांत हो गया, जिस कारण मुझे देहरादून आना पड़ा। जब मम्मा मेदांता से लौटी, तब तक उनकी दोनों किडनियों में थोड़ा बहुत असर आ चुका था। हम लगातार दवाइयों पे चलते रहे। 2018 का दौर गुजरा, 2019 का दौर गुजरा, 2020 का दौर गुजरा। 2020 के दौर में कोरोना के उपरांत सेकेंड वेव में उमेश शर्मा काऊ जी के यहां जब हम होली मिलन समारोह में गए थे, तो उसके बाद ममा को कोरोना की जानकारी मिली। कोरोना के दौरान वो आईसीयू में एडमिट रही 7 दिन। कोरोना ने उनकी किडनी को और डैमेज कर दिया। किडनी डैमेज होने की वजह से 21 जुलाई 2020 से डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, जो मैक्स हॉस्पिटल में है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अब शैला जी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी, बेहतर ये होगा कि हम इनका डायलिसिस शुरू कर दें। 21 जुलाई 2020 वो तिथि थी जिस तिथि से आदरणीय शैला जी का डायलिसिस प्रारंभ कर दिया गया मैक्स हॉस्पिटल में, डॉक्टर पुनीत अरोड़ा के अंडर में। और ये उनकी जिजीविषा थी, इच्छा थी कि 2017 में नड्डा जी की रैली में, माफ कीजिएगा, गडकरी जी की रैली में अगस्तमुनि में, उन्होंने अपने खुले मंच से कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है 2017 और मुझे एक लकड़ी दीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव हारी। क्षेत्र के लोगों को भी महसूस हुआ कि शैला जी काम करने वाली नेता थी। ममा के लिए लोगों में माहौल दिखा। तो मैंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में ममा को इस चीज के लिए प्रेरित किया कि हमें एक बार फिर से चुनाव लड़ना है। और मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ऋणी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2022 में टिकट दिया। इन सब परिस्थितियों के बाद टिकट दिया कि हम जो है 4थे नंबर पे 2017 में थे और हम उस चुनाव को जीते। ममा को अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस हुआ कि लोगों ने मेरा मान सम्मान मुझे लौटा दिया है, अब मैं निश्चिंत हूं। और 2022 का चुनाव हम केवल विधायक बनने के लिए नहीं लड़े थे। 2022 का चुनाव हम इस रणनीति के साथ लड़े थे कि ममा का यह सपना था। मैंने सुना कि आजकल ममा के सपनों की बहुत चर्चा हो रही है, अधूरे कामों की चर्चा हो रही है। ममा का एक सपना था कि मैं इस विधानसभा को, अगर केंद्र से कोई नेता आए या
तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अगर कोई सीट या कोई चुनाव हारने की स्थिति में अपनी सीट बदलें तो मैं ये सीट, केदारनाथ सीट, मुख्यमंत्री जी को देकर जाऊंगी ताकि इस सीट का विकास हो सके। इस मंतव्य के साथ हम चुनाव लड़े थे। जिन लोगों का यह कहना है कि हमने अपनी सेहत, जान माल को छुपाया, वो बिल्कुल गलत आरोप है। क्षेत्र की प्रतिबद्धता के कारण क्षेत्र के विकास के लिए मामा ने उस समय यह सोचा था। धीरे धीरे करके स्थिति यह हुई कि जुलाई में फिर उनकी तबीयत खराब हुई, उनको एडमिट किया गया। लंग्स उनके प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। लगातार डायलिसिस होने के चलते चलते धीरे धीरे उनकी कार्डियोमायोलॉजी, हार्ट जो है फैलने लग गया। हार्ट फैलने की वजह से और लंग्स के प्रॉपर काम ना करने की वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल लगातार फ्लक्चुएट करता था। लास्ट कुछ दिनों में लंग्स और हार्ट ने प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया। ईश्वर ने उनका और हमारा साथ इतना ही लिखा था, जो बहुत कम था। वो बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में से चली गई। इस चीज का दुख पूरे क्षेत्र को है, परिवार को है उनके। लेकिन मेरा यह कहना है, किसी एक आदमी के जाने से अगर एक आदमी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है तो वो फर्क इस शख्स को, जयदीप सिंह बरतवाल को पड़ा। क्योंकि मेरे लिए शैला रानी जी मां के समान, बहन के समान, सहयोगी के समान, शैलपुत्री के रूप में, और जिस चश्मे से आपको जिस रिश्ते को देखना हो उस स्वरूप में थी। और निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए बहुत दुखदायी रहा। आज मैं अगर आप लोगों के बीच में हूं तो मेरे मन में केवल एक मलाल है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ, मम्मा कहती थी कि जब मैं मरूंगी तो जयदीप मेरी चिता को सजा के आग लगाएगा। मेरे मन में ये दुख हमेशा रहेगा कि मुझसे उनकी चिता का अधिकार छीना गया। मुझसे उन्होंने आखिरी समय में पूछा, जयदीप तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फ्लैट चाहिए, तुम्हें मेरा स्कूल चाहिए। मैंने, मम्मा मुझे आप चाहिए, आपके लोग चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा, अब मैं और सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं अब नहीं रह सकती। और उनका जाना मेरे लिए जो है बहुत बड़े सदमे की तरह। मेरे पास शब्द नहीं है कि वो जिंदगी का मेरे लिए कितना दुख का दिन था। मेरे अगर इस तरह भावुक होने से वो वापिस आ जाती तो मैं तो शायद पता नहीं रोज कितनी बार भावुक हो जाता। अब वर्तमान परिस्थितियों में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उनके परिवार के एक सदस्य के तौर पे, चूंकि मैं रहा, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मुझ पे आरोप हैं चाहे प्रत्यारोप हैं, लेकिन ये तो तयशुदा है कि शैला जी के साथ में उनके साय की तरह चला। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं ममा के एक छोटे संदेश के रूप में सभी केदारनाथ वासियों का, उन लोगों का जिन्होंने शैला रानी रावत को शैला रानी रावत बनाया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन सभी परिवारों का, उन अभिभावकों का जिन्होंने ममा के स्कूल में अपने बच्चों को भेजा, जिनको ममा ने पढ़ाया लिखाया, जो प्यारे प्यारे अफसर बनके आज प्रदेश की, देश की सेवा कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सन 2002 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन पदाधिकारियों में महाराज श्री सतपाल जी महाराज का, कि उन्होंने शैला जी को 2002 में जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया। मैं धन्यवाद अता करता हूं 2003 में कि हरीश रावत जी ने हमें इतना संबल दे दिया कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर अपनी विजय दर्ज करी। मैं धन्यवाद करता हूं इसके बाद तत्कालीन परिस्थितियों में श्री मोहन सिंह मेहरा जी, श्री चमन सिंह जी, जो उस समय तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थे, जिन लोगों ने हमारी कांग्रेस में वापसी करवाई 2005 में। 2007 में हमारा टिकट कांग्रेस से नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कालीमठ एवं मनसुना की उस जनता का, उखीमठ का, जिसने मम्मा को जिला पंचायत चुनाव में प्रचंड विजय दिलवाई। 2012 के चुनाव में जब तत्कालीन व्यवस्था के रूप में
सबसे पहले मैं नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह जी से मिला और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि भाई साहब, इन चुनावों में आपने मम्मा का विरोध नहीं करना है, आपने शैला जी के लिए काम करना है, आपने शैला जी को टिकट देना है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई मंत्री प्रसाद नैथानी जी का, जिनसे मैं मिला, लगातार 2 महीने मिला, सुबह मिला, शाम मिला, और उन्होंने, आज स्वर्गीय मम्मा ऊपर से सुन रही होगी, उन्होंने मम्मा को कहा था कि शैला दीदी, अगर इतना टिकट जयदीप अपने लिए भी मांगता तो शायद मैं इसी को टिकट दे देता। और ये मंत्री भाई ने जो अपना वचन दिया उसे निभाया। सतपाल महाराज जी ने हमारा नाम सिंगल शब्द पैनल में भेजा, 2012 में मम्मा को टिकट मिला। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। 2016 में जब हम पार्टी छोड़कर चले विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय बहुगुणा जी मैन ऑफ लीजेंड, जो जुबान से बोलते हैं उस चीज को करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। 2017 में जब मम्मा का टिकट विपरीत परिस्थितियों में फंस गया था, हरक सिंह जी के यहां 1.5 महीना रह के तत्कालीन रूप से जहां जहां हमने मुलाकात करी, जहां जहां संभव हो सकता था, उन सब लोगों से मुलाकात करके आदरणीय विजय बहुगुणा जी के सहयोग से इन लोगों ने हमारा 2017 में टिकट सुनिश्चित करवाया। पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने हमारा टिकट सुनिश्चित करवाया 2017 में। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सभी संगठन के लोग एवं विजय बहुगुणा जी एक बार फिर से, जिन्होंने हमारी मदद करी टिकट के लिए, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और इन सब परिस्थितियों के बीच में आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि 2002 विधानसभा हारने के बाद जब मम्मा का पराभव हुआ था, आशा नौटियाल जी विधायक बन गई थी, तो 2003 में हम सब लोग जब जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जो पत्रकार बंधु जो है उस समय भी मीडिया को कवर किया करते थे, उन्हें यह ध्यान होगा कि माननीय हरक सिंह रावत जी के कहने पर श्रीमती गंगा जी ने हमें वोट दिया था, एवं मेरे साथी जो आज कांग्रेस में प्रदीप थपलियाल जी हैं एवं स्वर्गीय जयदीप काला जी, इन लोगों ने मम्मा को वोट किया था। तब हम लोग 9 वोटों से जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए थे। मैं स्वर्गीय काला जी को भी याद करते हुए इन सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सब परिपाटी सूक्ष्म मम्मा की तरफ से मुझे उद्बोधन देना ही था, उसको मैंने दे दिया, ये बात यहां पर खत्म हो गई। अब वस्तु स्थिति आज की, क्षेत्र के लोगों में, मेरे रिश्तेदारों में, परिचितों में, अगस्त्यमुनि में, मम्मा के समर्थकों में, कई लोगों में जो है ये सुना गया कि जयदीप सिंह बरतवाल जब वो अपने आखिरी समय में मैक्स अस्पताल में थी तो कहां थे, जब उनकी पार्थिव शरीर को जो है बीजेपी मुख्यालय ला गया तो कहां थे, जब उनके पार्थिव शरीर को गडोलिया स्थित उनके मायके ले जाया गया तो कहां थे, जब उनके पार्थिव शरीर को चिताग्नि कालीमठ में दी गई तो कहां थे। तो इस सब बातों का जवाब देने के लिए ही मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। 4 जुलाई को मैं मम्मा के ऑपरेशन की डेट लेने मेदांता हॉस्पिटल गया था। मेदांता हॉस्पिटल जाने के ये मेरे एयर टिकट्स 4 जुलाई का जाने का एवं 5 जुलाई का आने का, जिसकी एक कॉपी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चार जुलाई को जाके जब मैं गया हूं तो मेदांता हॉस्पिटल में क्योंकि उनका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, ये डॉक्टर मनीष बंसल का प्रिस्क्रिप्शन देखिए 5 तारीख सुबह का है, जिनसे मैं मिला हूं। ये 5 तारीख सुबह का प्रिस्क्रिप्शन है। इस प्रिस्क्रिप्शन में क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी थी, इसलिए डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि कैन अंडरगो सर्जरी, अगर ऑपरेशन करना है तो हो सकता है। तो मैं उनके ऑपरेशन की डेट लेने दिल्ली 4 तारीख मेदांता हूं 5 तारीख को। इसके बाद मैं जाके उनका एस्टीमेट लेता हूं। ये उनका एस्टीमेट है जो 9 तारीख को उनकी सर्जरी प्रस्तावित थी, जिसमें 8 लाख या 9 लाख समथिंग की कुछ रकम लिखी हुई है, जो एक सर्जरी उनकी होनी थी। उसके बाद
ये डॉक्टर दुबे जिन्होंने उनकी सर्जरी करनी थी, जो कहा गया कि मम्मा चोट लग गई है इसलिए उनकी डेथ हो गई है या इस तरह से है, ये आप देख रहे हैं जो कागज, ये डॉक्टर दुबे हैं जो मेदांता में न्यूरो सर्जरी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस से मम्मा की सर्जरी होगी। ये डॉक्टर दुबे के कागज हैं। इसके बाद डॉक्टरों के द्वारा जो दवाइयां दी गई, जो आज तक मेरे बैग में घूम रही हैं, वो सब दवाइयां ये हैं। ये मम्मा के लिए पैच दिए गए जो पीठ पे लगाने थे, ये मम्मा की दवाइयां, ये मम्मा की तत्कालीन दवाइयां जो उनके हार्ट के लिए जरूरी थी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब चीज आपको क्यों दिखा रहा हूं। ये सब दिखाने के बाद मैं जब अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट वापस पहुंचा तो करीबन 1:30 बजे मुझे चौकी प्रभारी जाखन का फोन आया। चौकी प्रभारी जाखन द्वारा मुझे बताया गया कि आप जयदीप सिंह बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जयदीप सिंह बोल रहा हूं। मुझे कहा गया कि आपके खिलाफ एक इंटीमेशन आई है। मैंने कहा किस चीज के बारे में। कहा गया कि जो केदारनाथ विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उनके पति एवं उनकी बेटी ने आपके खिलाफ एक इंटीमेशन दिया है। तो मैंने कहा किस बारे में इंटीमेशन दिया है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने कहा है कि उनसे आपसे उनको जान माल का खतरा है। तो मैंने जब एसएचओ द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि जब आप शाम को आएंगे तो आप आके पहले मुझसे मिलिएगा, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप घर भी नहीं जाएंगे। और चूंकि ये सर्वविदित है कि पिछले 7 सालों से मम्मा के इलाज के लिए हम पिनाकल रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर B4-4 में रहते थे। तो मेरे पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि आप घर और अस्पताल दोनों जगह नहीं जाएंगे। मैंने एसएचओ से बड़ा निवेदन किया कि मेरे पास उनकी दवाइयां हैं, वो दवाइयां मैं डॉक्टरों से मिलकर डिस्कस कर लूं, आईसीयू के डॉक्टर से, न्यूरोलॉजी वालों से, कार्डियोलॉजी वालों से, उसके बाद मैं लौट आऊंगा। लेकिन एसएचओ द्वारा कहा गया कि बिल्कुल नहीं। ये उस चिट्ठी का प्रत्यावेदन है। ये वो चिट्ठी है जो 5 जुलाई को दिन में 1:30 बजे, जब स्वर्गीय शैला रानी रावत जी बेहोश हो चुकी थी, जब बेहोश हो चुकी थी मतलब अपने होशो हवास में नहीं थी, तब ये चिट्ठी चौकी इंचार्ज जाखन को मेरे बारे में दी गई। 5 जुलाई 2024 से पहले जब मम्मा होश में थी, तब कोई भी चिट्ठी किसी भी तरह की, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में मेरे द्वारा मेरे खिलाफ नहीं दी गई। यही वो चिट्ठी थी जो मेरे क्रिमिनल में ना आने का कारण, मम्मा के आखिरी दिनों के अस्पताल में मेरे ना रहने का कारण, एवं मैं तो बड़े साफ शब्दों में कहूंगा कि लापरवाही से हुई मम्मा की मौत का कारण भी बनी। अब इसकी पृष्ठभूमि में आइए। 4 तारीख को जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने आदरणीय शैला जी की, स्वर्गीय शैला रानी जी की बिटिया को फोन करा। चाचू बोलती है हमें। मैंने उसे फोन करा। मैंने कहा, पहले तो मैंने 4-5 फोन करे, उसने फोन नहीं उठाए। 5वां फोन मैंने जब उसे करा तो मैंने कहा भाई कहाँ हो। कहती मैं मॉल में हूं। मैंने कहा आप मॉल में क्या कर रहे हो। कि वहां मौसी जी हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप माँ जी को देखते रहिएगा। उसके बाद रात में जब मैंने उनकी तबीयत जानने के लिए फोन करा तो इनके द्वारा मेरे फोन नहीं उठाए गए। मैंने घर के सर्वेंट को 6 बार फोन करे, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। ये तो मेरी कॉल लॉग डिटेल से निकल सकता है। और सुबह सर्वेंट के द्वारा मुझे बताया गया 8:30 बजे कि रात में जो है मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग इन्हें इमरजेंसी ले गए, वहां से उन्हें आईसीयू एडमिट कर दिया और 2 बजे हम घर आ गए। तो मेरा ये कहना है कि चलिए, ये तो क्योंकि बहुत निजी बातें हैं, मेरा ये कहना है कि चलिए हो सकता है कुछ लापरवाही हो सकता है हमारी समझ में कुछ गलत आ रहा हो, लेकिन कभी ना कभी ये बातें तो सार्वजनिक डोमेन में आनी ही थी। और मेरे ख्याल से ये बातें तो लोगों में चर्चा में भी हैं, क्योंकि जिस समय शैला जी हॉस्पिटल गई हैं उनका SpO2 77 पे था और उन्हें बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस में ले जाया गया। पहली लापरवाही। उनको 11:30 बजे इमरजेंसी ले जाया गया, जबकि 7 बजे वो बिल्कुल ठीक अवस्था में थी। तो 4.5 घंटे में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो अचानक ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। 26 जून को हमने उनकी एंजियोग्राफी मेदांता हॉस्पिटल में करवाई थी, जिसमें उनकी एंजियोग्राफी परफेक्ट थी, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन में ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। और
सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5 तारीख रात को और 6 तारीख सुबह ममा को 2 बार मेजर कार्डिक अरेस्ट आ चुके थे, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका था, लीवर काम नहीं कर रहा था, किडनीज काम नहीं कर रही थी, हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो बॉडी में बचा क्या था? क्यों वेदना दी गई? क्यों वेदना दी गई? और मुझको रोक के क्या दिखाने की कोशिश की गई? मैं तो फिर भी मम्मा के साथ बातचीत के लिए जो है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ तो मुझे सभी जानता था और वो लोग जो है वीडियो कॉल पे मेरी बात कराते थे। तो आप ये देखिए क्यों इस अवस्था में लाया गया उन्हें, जहां मैं रोता फिर रहा हूं और वो वेंटिलेटर पे है। ये है वो महिला, ये है वो शेरनी जो सबके कामों के लिए इतना दौड़ा फिरा करती थी। इस अवस्था में ले गए आप उसे, क्यों ले गए? तो ये सब परिस्थितियां, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मेरे उनके लिए श्रद्धा सुमन है और उनके परिवार को भी मैं ये चाहता हूं, उनको भी जो है सद्गति, सद्बुद्धि, अच्छी चीजें मिलें, उनके लिए काम आए। जो है मेरे साथ जो उन्होंने करा, जो उनके परिवार ने मेरे साथ करा, मैंने एक बार ऊपर देखा और मैंने मम्मा से सिर्फ एक ही चीज कही कि मम्मा, मैंने आपके लिए जिंदगी भर में आपके और आपके परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, और मम्मा आज आप देख रहे होंगे कि आपके परिवार ने मेरे साथ क्या किया। इससे ज्यादा बोलना तो मैं ये समझता हूं कि मुझे पता है हाथी तो चलते रहते हैं और बाकी कुछ नहीं कह सकता। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लौट आते हैं। अब हमारी मम्मा के देहावसान के बाद जो है चुनाव आ गए हैं। 3 महीने से तो हम इसी ट्रॉमा में थे कि मैं तो आज तक महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे हाथों में मम्मा ही नहीं आई। मैं उनकी चिता को अग्नि नहीं दे पाया। मैं आज तक ये महसूस नहीं करता। मैं देहरादून में बाजार के लिए निकलता हूं तो मुझे लगता है मुझे लौट के जो है वापस घर जाना है, वहां मम्मा इंतजार कर रही होगी। हमने अपना परिवार छोड़ा। मेरी पत्नी खेड़ा खाल में सर्विस करती है, आज 18 साल हो गए मैं कभी खेड़ा खाल नहीं गया हूंगा। मेरा बच्चा इंटरमीडिएट कर रहा है। इनकी बिटिया के बच्चों को मैंने अपना बच्चा समझ के पाला। इसकी बिटिया की शादी करी हुई है मैंने, इनकी बिटिया की। आज से 20-22 साल पहले अगस्त मुनि में लोगों ने कहा था क्या टेंट लगाया, तो मम्मा ने बताया कि जयदीप ने लगवाया है। इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ 18 जून को। मैं दिल्ली से आया 2 लाख रुपए लेके। मैंने सिनर्जी में पैसे जमा कराए, डॉक्टर से मिला, सिग्नेचर करे। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने? कौन सा मैंने ऐसा अपराध कर दिया? कौन से मेरे पे इतना कैसे इनकी इतनी हिम्मत आ गई कि इन्होंने लोगों से प्रत्यक्ष रूप से, पूर्व मुख्यमंत्रियों से, सांसदों से, मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जयदीप सिंह बरतवाल हमारी माताजी की मौत का कारण है। जो महिला 10 सालों तक मेरे हाथों में सुरक्षित रही, 2014 से 2024 तक, ऐसा क्या हुआ कि 4 तारीख जब 1:30 बजे मैं घर से निकला और 11:30 बजे वो महिला मरणासन अवस्था में आ गई? ऐसा क्या हो गया? जवाब तो आपको देना है, मुझे जवाब नहीं देना। और मेरी क्रेडिबिलिटी पूरा क्षेत्र जानता है। मेरी क्रेडिबिलिटी को नकारने की कोशिश कभी ना कीजिएगा। आज मैं केवल यहां पर यह कहने आया हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिपाटी में यह कहा जा रहा है कि एक परिवार के तौर पर ऐश्वर्या को टिकट दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से इस चीज का भी समर्थन करता हूं कि भाई वो उनकी बेटी है, स्वाभाविक दावेदारी है, खून का रिश्ता है। और भारतीय जनता पार्टी परापाटी रही है कि जगह जगह जहां पर हमारे विधायक जो दिवंगत हुए हैं, उन लोगों के परिवार में से किसी को टिकट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार में से। तो मैं भी तो मम्मा का परिवार हूं। बोलने वाले तो यहां कई लोग हैं, 35 साल वाले हैं, 40 साल वाले हैं। मैं भी तो मम्मा का हनुमान हूं। मैं भी तो मम्मा के साथ गिलहरी की तरह चला हूं। और आज के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ये भली भांति जानते हैं। आज से 1.5 बरस पहले जब मम्मा ने हमारी मुलाकात उनके साथ हुई, तो मम्मा ने कहा भाई साहब ये जयदीप है, मेरी राजनीति और मेरे पीछे सब कुछ यही है। और भाई साहब ये ऐश्वर्या है, इसके लिए आपने कहीं पे कुछ अच्छा इंतजाम नौकरी वगैरह का देखना है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी तो यही हैं। तो मेरा कहना यह है, यह मम्मा का सपना था कि कभी जयदीप विधायक बनेगा तो मुझसे ज्यादा दबंग विधायक बनेगा, मुझसे ज्यादा कर्मशील विधायक बनेगा। और मैं मम्मा से कहता था कि मम्मा इस जन्म में तो शायद मैं विधायक नहीं बनूंगा। तो मम्मा कहती थी नहीं नहीं, एक दिन तुम विधायक जरूर बनोगे। वस्तु स्थिति मुझे भी पता है।
हम भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बंधे हुए लोग हैं। आज से 25 साल पहले जब ममा को भाजपा का भौ जा पाप ही नहीं पता था, जब माननीय धन सिंह जी प्रदेश सह मंत्री अभावी हुआ करते थे, उस समय हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश के आखिरी छात्र महासंघ अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी मैं रहा और चुनाव में जीता भी हूं। हमने तो भाजपा से आज तक कभी कोई मांग नहीं करी। हमने तो भाजपा ने जिसे कहा हमने उसको जो है तुरंत रूप में स्वीकारा और कहा कि इन्हें टिकट दीजिए और हम इनके लिए काम करेंगे। और यही चीज मैं आज कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, शैला जी के चुनाव में, शैला जी के कद की बराबरी तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एवं संगठन जिस व्यक्ति के पक्ष में अपना निर्णय देगा, उस व्यक्ति को हम ये कोशिश करेंगे कि शैला जी की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और परिवार के नाते अगर परिवार खून ही का रिश्ता है तो खून के रिश्ते में तो मेरा नाम तो जयदीप सिंह बरतवाल ही है। लेकिन अगर परिवार मन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है, तो 3 दशक तक शैला जी के साथ साए की तरह चलने के कारण मेरी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दावेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है बखूबी इस मामले में बेखबर है, जानती है, विचार विमर्श कर सकती है। अगर परिवार की बात आती है तो हम कहते हैं ऐश्वर्या जी को टिकट देना आपको, उनको दीजिए और पार्टी और प्रत्याशी से पूछ लीजिए। अगर जयदीप सिंह बरतवाल को टिकट देना है तो मुझे दीजिए। इसके अलावा भी अगर जो है भाजपा ये सोचती है कि हमारे परिवार से बाहर, भावनाओं के परिवार से बाहर, खून के रिश्तों से बाहर अगर कोई प्रत्याशी उपयुक्त है तो निश्चित रूप से हम उस प्रत्याशी के लिए जी जान झोंक देंगे। ये हमारा आपसे, जनता से, आप लोगों के माध्यम से ये कहना है। तो मैं इस प्रेस वार्ता का जो है अपनी तरफ से जो ब्रीफिंग का है समापन ये कहते हुए करना चाहूंगा कि स्वर्गीय शैला जी को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि देते हुए स्थानीय जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी केदारनाथ विधानसभा के मतदाता एवं हमारे तमाम लोग एक बार जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ खड़ा नजर आए। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी परिवार के नाते सब लोगों से आग्रह है। और विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए जो है आभारी हूं कि हमें 2017 में चौथे नंबर पर रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में टिकट दिया था। इस चीज के लिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इंसान कभी कभी कुछ निर्णयों में गलती करता है, कभी कभी कुछ निर्णयों में अति करता है, लेकिन इंसान, सही इंसान वही है जो उन निर्णयों को सही तरीके से जन भावनाओं के अनुरूप बदल भी देता है, पलट भी देता है और ढाल भी देता है। पुष्कर सिंह धामी जी इसके सही पर्याय है। तो मेरा अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा सा दिन का सा कार्यकर्ता हूं, सभी लोगों से यही कहना है कि हम सब लोगों को एकजुट रहना है, मिलजुल के चलना है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार इतना मजबूत परिवार है कि हम इस परिवार में से अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि उसे बाहर जाना है तो उस व्यक्ति की हैसियत केवल घर से निकले हुए एक ईंट के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी उस ईंट के टुकड़े को दूसरे कार्यकर्ता से भर देगी। इसलिए सब लोग मिलजुल के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। मेरी विधिवत रूप से आप सब लोगों से यह भी निवेदन है कि भावनाओं के परिवार के तौर पर शैला जी के धर्मपुत्र के रूप में मैं भी निश्चित रूप से जो है विधानसभा के लिए योग्य उम्मीदवार हूं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी मम्मा का तो सपना था, बोलती थी, मैं तो उनका संज्ञान लेके बोल रहा हूं, बोलती थी कि मुझसे बेहतर विधायक जो है जयदीप सिंह बरतवाल होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर पार्टी मेरे बारे में निर्णय लेती है तो सुस्वागत है, और पार्टी मुझे निर्देशित करती है कि आपको इस प्रत्याशी का प्रचार करना है तो उसके साथ भी मेरा कंधा वैसे ही लगा हुआ जैसा शैला जी के साथ लगता था। मम्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नमन। बरतवाल जी, एक सवाल हमारा है, क्योंकि आपने एक गंभीर आरोप लगाया है शैला जी की मौत को लेकर के कि बड़ी लापरवाही के चलते उनकी मौत हुई है। नहीं, मैंने ये आरोप नहीं लगाया है। ये तयशुदा है कि जिस व्यक्ति का डायलिसिस पिछले 4 सालों से चल रहा था एवं जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इनकी तबीयत खराब होने की स्थिति में इन्हें प्राथमिक तौर पर डायलिसिस सेंटर ले जाया जाए, उनको इमरजेंसी में क्यों एडमिट करवाया गया? और मैं अगर उनको देखता था तो मुझे एक फोन करके ये क्यों नहीं कहा गया कि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्या करना है?
जब आपको वहां उनके, मैं तो आज सारी बातें आप लोगों के सामने बोल चुका। नहीं तो ये बड़ी लापरवाही किस स्तर पे हुई? संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं संदेह कहां व्यक्त कर रहा हूं, मैं तो आपसे सीधी बात कह रहा हूं। परिवार के स्तर पर लापरवाही हुई, परिवार के स्तर पर लापरवाही हुई, क्योंकि आदरणीय गुरुजी पिछले 7 सालों में उस फ्लैट में कभी नहीं आए थे। आदरणीय गुरुजी पहली बार उस फ्लैट में 2 तारीख जुलाई को पहुंचे और 4 जुलाई को उसके बाद रात 10:30-11 बजे, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, वो फ्लैट में आए हैं। तो 7 सालों तक तो गुरुजी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, गुरुजी को पता ही नहीं है। वो तो सज्जन व्यक्ति हैं। बिटिया अपनी बेटियों को पाल रही है, उसको पता नहीं है कि इनको क्या है क्या नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जब मैं उनको देख रहा था तो मुझसे क्यों नहीं पूछा गया कि इनको डायलिसिस ले जाना है या इमरजेंसी ले जाना है। उनकी मौत का कारण बताऊं आपको, उनकी मौत का कारण यह था क्योंकि उनका पोटेशियम लेवल जो है एक्सेस करने लग गया था। अगले दिन में जब उनका डायलिसिस हुआ है 2 बजे, तो मुझे डॉक्टर्स के द्वारा फोन किया गया, मुझसे पूछा गया कितना लीटर पानी निकालना है। मैंने उनसे कहा आपने रात में डायलिसिस क्यों नहीं करा? उन्होंने कहा रात में इनके अटेंडेंट इनको छोड़ के जो है घर चले गए थे 2 बजे। मेरा कहना यह है कि आईसीयू में एडमिट करने के बाद आप घर क्यों चले गए? इस सवाल का सीधा मेरा यही कहना है। बरदवाल जी, ये बताइए आपके खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र रचने का मतलब क्या है? भाई मेरा ऐसा किया गया कि आप कहीं बाहर थे? मेरा ये कहना है कि माना मैं गया, मैं परिस्थितियों में गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी की किसी सीनियर विधायक के जान माल में या किसी तरह की चीजों में कोई खयानत कर दी, अमानत में खयानत, तो मैं ये कह रहा हूं 3 महीने से तो प्रशासन आपका है ना, कहां है वो एफआईआर, कहां है वो गिरफ्तारी, कहां है वो आरोप? जो आरोप आप मौखिक लगा रहे हैं परिस्थितियों को देखकर, जैसा व्यक्ति मिल रहा है, किसी को बोल रहे हैं कि जयदीप बरतवाल की मां बीमार है इसलिए नहीं है, किसी को बोल रहे हैं कि जयदीप बरतवाल ने अलमारी तोड़ दी है। मैं तो निजी बातें ला ही नहीं रहा। अगर मैं निजी बातें लाने पे आ गया तो 30 सालों तक मैं जो है हमसाया बन के चला हूं। शायद मेरी भी जो है फितरतें उतरेंगी और उनकी भी, इसलिए मैं निजी बातों को तो बिल्कुल भी नहीं ला रहा। बरतवाल जी, राजनीतिक विरासत को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है, आपने भी ऐलान कर दिया। राजनीतिक विरासत को लेकर जंग नहीं छिड़ी है, ये चुनाव ही शैला जी की राजनीतिक विरासत का है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर यह सोचती है कि उसे शैला जी की राजनीतिक विरासत के तौर पर किसी को देना है, भाई देखिए, मेरा कहना यह है, प्रकाश पंत जी जो है हमारे स्वर्गीय हुए, प्रकाश पंत जी के यहाँ राजनीतिक विरासत सौंपी गई। मेरा कहना यह है कि माना हमारे जीना जी स्वर्गीय हुए, उनके यहाँ विरासत दी गई, हरबंस कपूर जी के यहाँ विरासत दी गई, मगन सिंह जी के यहाँ विरासत दी गई। लेकिन विरासत का मतलब केवल परिवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। मेरा कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार में, संगठन में भी किसी को तय करती है तो मुझे इस चीज से कोई गुरेज नहीं है, मैं उस प्रत्याशी के लिए कार्य करूंगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार के भीतर ही करने की बात सोच रही है तो निश्चित रूप से खून के रिश्ते में तो मैं नहीं हूं। खून के रिश्ते के अधिकार से देना है तो ऐश्वर्या जी को दीजिए। मेरा भावनाओं का जो रिश्ता था, संगठन के लोगों को पूछिए, वर्तमान मंत्रियों को पूछिए, सुबोध उनियाल जी को पूछिए, सौरभ बहुगुणा जी को पूछिए जो प्रभारी मंत्री हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को पूछिए, उनसे पूछिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त है, उनसे पूछिए शैला जी के साथ कौन कंधा मिला के चला है। वो लोग अगर ये राय दे देंगे, जो प्रत्याशी होगा मैं उस प्रत्याशी के लिए सहर्ष खड़ा तैयार हो जाऊंगा।